नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जून 2024 में वैश्विक लैंगिक अंतराल पर जो सूचकांक है उसका 18वां संस्करण जारी किया, जिसमें भारत की रैंक 146 देशों में 129वीं रही, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 127वीं रैंक की तुलना में थोड़ी सी कम है। अब इस रैंकिंग में जो गिरावट है, उन गिरावट के कारणों में शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट को भी एक कारण माना जा रहा है। वैसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो शैक्षणिक गिरावट है उसकी वजह क्या है, लैंगिक अंतराल क्या होता है, और भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो लड़कियों की शिक्षा को लेकर कैसे प्रोत्साहन मिला है, अगर पहले की तुलना में देखें तो इसमें प्रोत्साहन मिला है। इन सारे पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को शिक्षा में जेंडर गैप के शीर्षक के तहत। सबसे पहले बात खबर की हमने की, चर्चा में क्यों है, इसको जानने के साथ लैंगिक अंतराल सूचकांक क्या होता है, एक परिचय इसका भी हम देंगे। शैक्षणिक अंतराल का जो क्षेत्र है उसमें जो विभिन्न डाटा हैं वो क्या कहते हैं, भारतीय जो विभिन्न डाटा हैं वो क्या कहते हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे कि लड़कियों की शिक्षा को कैसे प्रोत्साहन मिला है, लेकिन उस प्रोत्साहन के साथ साथ आगे आने वाली कुछ नई चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है उस पर भी नजर डालेंगे। साथ ही साथ एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे इसका जवाब देने की। इसको सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया अब तक आपने। इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पर इन-डेप्थ कार्यक्रम के अंतर्गत फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। बात सबसे पहले खबर की करते हैं, तो खबर द हिंदू से है। व्हाट इज द जेंडर गैप इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में जेंडर गैप क्या होता है और ये कैसे प्रभावी है, इस क्षेत्र में हम देखें विशेष रूप से जो लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत की जो गिरावट है थोड़ी सी, उसमें एक प्रमुख कारक के तौर पर इसको भी देखा जा रहा है। तो इस क्षेत्र पे ही विशेष रूप से हमारा फोकस होगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि लैंगिक अंतराल सूचकांक क्या होता है। तो देखिए, लैंगिक अंतराल सूचकांक दरअसल इस लैंगिक अंतराल को समझने के लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है, और इस इंडेक्स में क्या होता है कि कुछ संकेतक होते हैं। कुछ इंडेक्स के अंतर्गत आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं सब इंडेक्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी हो गया, एजुकेशनल अटेनमेंट हो गया, हेल्थ एंड सर्वाइवल हो गया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो आर्थिक भागीदारी और अवसर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा हो, या राजनीतिक सशक्तिकरण हो, इन संकेतकों के आधार पर 0 और 1 के बीच में अंक दिया जाता है जैसी स्थिति होती है। अगर बहुत संतोषजनक, बहुत बेहतर स्थिति होती है तो एक जो इंडिकेशन है, एक जो अंक, इसको मान लीजिए ये पूर्ण लिंग समानता की स्थिति को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर 0 मिलता है, इसका मतलब है कि वहां पर पूर्ण रूप से असमानता है। 0 सबसे कम अंक हो गया, 1 सबसे ज्यादा अंक हो गया। अब 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जैसा कि इसके संकेतक ही बता रहे हैं कि चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, अर्थव्यवस्था का हो, या राजनीति हो, इन सभी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, इनके बीच में जो लैंगिक अंतराल है उसको मापने के लिए ये संकेतक एक कंपास की तरह काम करते हैं। ये सूचकांक एक कंपास की तरह काम करता है। जिस प्रकार कंपास का काम क्या होता है, दिशा बताना, तो ये भी एक मापक है। ये दिशा बताएगा कि आपको इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, अमुक क्षेत्र में कम ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये अब इसमें भारत की रैंकिंग जैसा आप देख रहे हैं कि 2024 जून में जो 18वां संस्करण जारी किया गया उसमें 146 देशों में 129वीं रैंक थी, वहीं 2023 में 127वीं थी। तो थोड़ी सी गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है। आइसलैंड पूरे विश्व की अगर बात करें तो पहले पायदान पर लगातार 15वें वर्ष बना हुआ है। तो इस गिरावट को लेकर जो बात कही गई उसमें विभिन्न कारणों में एक कारण यह भी बताया गया कि जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें जो लैंगिक अंतराल है, या शैक्षणिक क्षेत्र में जो गिरावट है, वो भी एक वजह है। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसा कि इसको जारी करता है सूचकांक को, तो जून में जब उसने अपनी रिपोर्ट दी, 18वां संस्करण जब अपना दिया उसने, तो ये बताया गया कि जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है। ये बात तो ठीक है, संतोषजनक है, लेकिन उसमें बहुत मामूली वृद्धि देखी जा रही है। इस वृद्धि का एक कारण यह भी हो सकता है कि पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच में जो अंतर है वो 17.2% का अंतर है। 17.2 अंक का अंतर महिला और पुरुष साक्षरता में है। अब देखिए, ये प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, ये आप तो समझ ही रहे होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को 1 से 5 तक, उसके बाद निम्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, और उसके बाद का जो स्टेज होता है, जो हायर एजुकेशन डॉक्टरेट तक जाता है, वो आपका तृतीयक शिक्षा नामांकन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो देखिए, इस संकेतक में शिक्षा में भारत का स्थान, अगर केवल एक सेगमेंट की बात करें, जो संकेतक है उन संकेतकों में अगर शिक्षा वाले सेगमेंट की बात करें, तो इसमें भारत का स्थान 124वां
देखा गया और स्कोर कितना था, तो 0.964 स्कोर था। जबकि जो 17वां संस्करण था, इससे पहले का संस्करण था, उसमें अगर केवल शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर पूर्ण अंक प्राप्त हुए थे, अर्थात इस श्रेणी में और स्थान भी आप देखें तो 26वीं रैंक प्राप्त हुई थी। तो इस लिहाज से इस इस सेगमेंट में, हम शिक्षा के सेगमेंट में कह सकते हैं कि जरूर आंशिक रूप से गिरावट देखी जा रही है। अब उसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, मुख्य फोकस हम इस संबंध में, शिक्षा के संबंध में जो आंकड़े हैं उस पर जाएंगे। अब इसमें क्या क्या मुख्य संकेतक होते हैं जिनके आधार पर इसको मापा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में? अगर देखें तो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को देखते हैं, माध्यमिक को देखते हैं और तृतीयक शिक्षा में देखते हैं, अर्थात प्राइमरी लेवल पर। उसके बाद हम माध्यमिक स्तर पर और हायर एजुकेशन के लेवल पर हम देखते हैं कि कैसे नामांकन हो रहा है, क्या कंडीशन है, कितने पुरुष और महिलाओं के बीच में जो पढ़ रहे हैं उनमें क्या अंतर है। अब इसमें क्यों कमी आई, ये एक अलग पहलू है, इस पर हमारी चर्चा नहीं होगी। हालांकि उसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि उसमें जो आंकड़े हैं वो पुराने आंकड़े लिए जाते हैं और दोनों वर्षों के आंकड़ों में वर्ष अलग अलग होने की वजह से उसकी वैल्यूज बदलती हैं, तो वो एक अलग मसला है। मेन मुद्दा ये है कि अब क्या कहते हैं भारत के आंकड़े, उन आंकड़ों पर नजर डालना है हमको। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है वो प्रमुख संग्रह प्रणालियां जो होती हैं उनके अंतर्गत जो इनरोलमेंट डाटा होता है, वो डाटा किस डाटा का उपयोग करता है, तो उसके लिए यहां पर शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDISE प्लस और AISHE उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, इन दो के द्वारा जो है डाटा एकत्र किया जाता है। अर्थात अगर हम कहें कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इसके द्वारा, और दूसरा जो है आपका यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन अर्थात UDISE प्लस, इनके द्वारा जो डाटा है वो एकत्र किया जाता है। अब इस डाटा के आधार पर आप देखें 2021-22 के लिए UDISE प्लस की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि लड़के जो है स्कूल में जो नामांकित होते हैं वो 13.79 करोड़ लड़कों का नामांकन होता है। वहीं अगर लड़कियों की बात की जाती है तो ये 12.73 करोड़ है। अब देखिए, लड़कियां स्कूली आबादी का अगर प्रतिशत देखा जाए, लड़कियां कितनी प्रतिशत हैं, तो 48% यहां बताया जा रहा है कि लड़कियों की हिस्सेदारी है, अर्थात लड़कों से कम है। ये स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में अलग अलग होता है, अर्थात प्राइमरी लेवल पर अलग होगा, माध्यमिक पर अलग होगा और हायर एजुकेशन पर अलग होगा। तो इस रिपोर्ट में, इस आंकड़े में हम देखें, अगर प्री स्कूल की बात करें तो लड़कियां जो हैं उनके नामांकित बच्चों का 46.8% हिस्सेदारी अपना रखती हैं। प्री स्कूल की यह बात हो रही है। उसके बाद 1 से 5 तक अगर प्राथमिक की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देती है, 46.8 से वृद्धि हो गई 47.8%। इसके बाद अगर 6 से 8 में आप देखेंगे तो थोड़ा और सुधार दिखाई देता है, 48.3% इसमें इसका आंकड़ा पहुंच जाता है। वहीं 8 के बाद आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 तक जो है वो मुफ्त शिक्षा का अधिकार जो है वो समाप्त हो जाता है 8 के बाद। तो 8 तक स्थिति इनकी ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही ये मुफ्त शिक्षा का अधिकार समाप्त होता है वैसे ही कुछ लड़कियां स्कूल जाना भी छोड़ देती हैं। हम अप्रत्यक्ष रूप से ये कह सकते हैं कि मुफ्त शिक्षा के होने की वजह से लड़कियों का नामांकन दर बेहतर है, लेकिन जैसे ही वो समाप्त हो रहा है वैसे लड़कियों का प्रतिशत भी कम हो जा रहा है। अब माध्यमिक विद्यालय में आप देखेंगे 9 से 10 में आप देखेंगे कि लिंग अंतर, लैंगिक अंतराल फिर से बढ़ जाता है और जो नामांकित जो बच्चे हैं उनका 47.9%, जो कि यहाँ पर 48.3% 8 तक था, अब वो गिर के 47.9% आ जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण मुफ्त शिक्षा के अधिकार का समाप्त होना है। अब देखिए, अब यहां पर एक और बात है, हालांकि जो लड़कियां 9-10 में नामांकन जिनका हो गया, अगर वो यहां पर आती हैं, माध्यमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच हो जाती है, तो इन लड़कियों की इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि वो आगे तक शिक्षा लेने के लिए उसमें बनी रहती हैं अपेक्षाकृत लड़कों के। अब देखिए, कक्षा 11 और 12 की स्थिति आप देखेंगे तो 11-12 में फिर से 48.3%, अर्थात ये आंकड़ा बेहतर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जो लड़कियां 11 और 12 में 9-10 तक पढ़ लेती हैं, 11-12 में उनके पढ़ने का अनुमान, उनके पढ़ने की प्रायिकता बढ़ जाती है, ज्यादा रेशियो होता है। उसी का यह परिणाम है कि 48.3% यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और लैंगिक अंतर सबसे कम दिखाई दे रहा है 11-12 में। वहीं 2021-22 के लिए अगर हम AISHE रिपोर्ट की बात करें, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें, तो उच्च शिक्षा की स्थिति भी देखिए, यहां भी महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात जो है, GER जिसको हम कहते हैं, वो 28.5% है, अर्थात जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है वो 28.5% है, जो कि पुरुषों की तुलना में जिनका सिर्फ 28.3% है, बेहतर दिखाई दे रहा है। अर्थात हायर एजुकेशन में भी जो नामांकन दर है वो महिलाओं के ठीक ठाक है। अब 2014-15 से अगर आप देखें
तो उच्च शिक्षा में जो महिलाओं का इनरोलमेंट हुआ है, जो ग्रॉस इनरोलमेंट हुआ है, उसमें जो वृद्धि है वो 32% की वृद्धि देखी गई, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। अब देखिए UDISE प्लस हो गया और न ही AISHE, इनके द्वारा अभी अद्यतन डाटा प्रकाशित नहीं किया गया है, 22-23 के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए, लेकिन फिर भी 2014-15 से उसके पहले तक अगर हम तुलना करें तो ये 32% की नामांकन दर में बढ़ोतरी आपको दिखाई देती है। अब लड़कियों की शिक्षा को कैसे ये प्रोत्साहन मिला जिसकी वजह से ये हमको जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं थोड़े बेहतर हुए, तो देखिए इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इस प्रोत्साहन का बहुत बड़ा कारण है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल का बनना, क्योंकि 90 के दशक से के बाद आप देखेंगे स्कूलों के बनने की जो संख्या है, ये बात ऐसे भी प्रमाणित होती है कि जिन राज्यों में, खास करके जो गरीब राज्य हैं, अपेक्षाकृत धनी राज्यों के, वहां पर स्कूल ज्यादा बनाए गए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो जहां पर स्कूल ज्यादा बनाए गए वहां पर आप देखेंगे कि नामांकन की दर भी आपको ज्यादा दिखाई देगी। और जहां पर स्कूल कम बने हैं, जैसे आप गुजरात का उदाहरण ले लें, गुजरात में क्योंकि अपेक्षाकृत वो धनी राज्य है, इसकी तुलना में जो गरीब राज्य हैं, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो अन्य आपके देश हो, वहां पर थोड़ा झारखंड हो, वहां पर नामांकन की दर आपको बेहतर दिखाई देगी। गुजरात में अपेक्षाकृत धनी राज्य होने की वजह से जो माध्यमिक शिक्षा है या जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें आप कहेंगे निजी क्षेत्र ज्यादा प्रभावी है, लोग प्राइवेट स्कूल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों की संख्या जो है वो 45.2% ही है, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार को अगर आप देखें तो क्रमशः 50.7%, छत्तीसगढ़ में 51.2%, बिहार में 50.1%, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी 45.4% है, जो कि गुजरात के 45.2% से ज्यादा है। तो एक तो पहला कारण है ज्यादा स्कूल बनना है। दूसरा यह है कि महिला शिक्षकों की अगर उपस्थिति ज्यादा होगी तो इस नामांकन दर की हमेशा आप बेहतर कंडीशन देखेंगे, क्योंकि लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए एक कंडीशन और भी होती है, एक तो वहां शिक्षक हों विद्यालयों में, और उन शिक्षकों में भी अगर महिला शिक्षक है तो लोग अपनी लड़कियों को सुरक्षित भी महसूस करते हैं, क्योंकि लड़कियों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रश्न होते हैं। तो कम नामांकन होने के एक बहुत बड़े कारण में कम शिक्षक और केवल पुरुष शिक्षक का होना भी माना जाता है। इसके अलावा परिवहन भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिन भी राज्यों में परिवहन की सुविधा अच्छी मुहैया कराई गई, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, इन राज्यों ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त बस पास जारी किए। इसके अलावा बिहार और ऐसे ही अन्य राज्यों में लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल की व्यवस्था की गई। तो परिवहन अगर बेहतर होता है तो वहां पर आपको नामांकन दर हमेशा ठीक दिखाई देगा, बेहतर दिखाई देगा। साथ ही स्वच्छता का भी एक मुद्दा होता है। अब देखिए कक्षा 8 के बाद जो लड़कियां होती हैं उनमें कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसके लिए उनको प्राइवेसी की जरूरत होती है, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो आप देखेंगे कि 8 के बाद बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल छोड़ने लगती हैं अगर इन मूलभूत सुविधाओं की वहां पर कमी होती है। तो हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के लिए तो धन मुहैया कराया है, लेकिन अभी भी सफाई एक बड़ा मुद्दा है जिसको कि लेके रख रखाव के लेके उसके लिए किसी भी प्रकार के धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये एक प्रश्न जरूर उठता है, जिससे अक्सर स्थानीय निकायों पर छोड़ देना इसका हल नहीं होता है, क्योंकि स्थानीय निकायों पर छोड़ देने से उतनी बेहतर व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो ये एक बड़ा पहलू है, लड़कियों के नामांकन दर को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ नई चुनौतियां भी उभर कर सामने आई। वो क्या चुनौतियां हैं? तो देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि उच्च कक्षाओं में लिंग भेद को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिए हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर साथ साथ एक अन्य स्वरूप भी आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो लड़के हैं, लड़के स्कूल पूरा करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। ये एक चिंता की बात है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो उच्चतर माध्यमिक में लड़कियां हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए 55.7%, छत्तीसगढ़ में 53.1%, तमिलनाडु में 51.2%। यहां पर इनकी स्थिति, लड़कियों की स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन लड़कों की स्थिति की अगर बात करेंगे तो देखिए लड़के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 8 तक तो ये नियम है कि उनको फेल नहीं किया जाना है, तो वहां तक तो उनकी पढ़ाई निर्बाध गति से चलती रहती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो फेल होते हैं तो फेल होने के बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। 8 तक फेल नहीं हुए, पढ़ते रहे, जैसे ही फेल हुए वो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए कक्षा 9 तक पहुंचने वाली लड़कियां जो होती हैं वो पढ़ाई में उनकी रुचि भी होती है और वो आमतौर पर पढ़ाई को आगे तक ले जाती हैं। लेकिन अगर लड़के फेल होते हैं तो उनमें रुचि की भी कमी आती है, और फेल होने की वजह से जो अब तक केवल पास होते चले आ रहे थे उनका अलगाव होता है और वो अलग हो जाते हैं। साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर लड़कों पर, खास करके जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उन बच्चों पर एक प्रकार का दबाव होता है कि वो अपनी आजीविका किस प्रकार कमाएं, आजीविका का साधन कैसे खोजें। इस वजह से भी कुछ बच्चों की पढ़ाई
छूटती है तो लड़कों का नामांकन भी प्रभावित होता है। वहीं अगर कॉलेज स्तर पर बात करें तो कॉलेज स्तर में आप देखेंगे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की अगर बात करें महिलाओं की तो पुरुषों से अधिक है, लेकिन क्षेत्रीय और विषयवार डेटा जब आप देखेंगे तो तस्वीर थोड़ी सी बदल जाएगी। ओवरऑल जरूर महिलाओं का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर सेगमेंट वाइज बात करें, खास तौर से जो स्टेम की बात करें अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की बात करें, तो यहां पर स्नातक से पीएचडी के लेवल पर जब आप जाएंगे तो इन विषयों में खास करके नामांकित जो छात्र हैं उन छात्रों में महिलाओं का प्रतिशत कम है, वो केवल 42.5% है। अब ये अपने आप में एक चुनौती बन जाती है कि स्नातक से पीएचडी में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में कैसे लड़कियों को इन विषयों को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ जो वयस्क साक्षरता दर है उसमें भी आप देखेंगे कि महिला और पुरुषों के बीच में अभी जो अंतर है वो अंतर काफी है, तो उस अंतर को भी पाटने की आवश्यकता है। तो ये लैंगिक अंतर को कम करने के लिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण महिलाओं तक शिक्षा की पहुंच को कैसे हम बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाएं, स्कूलों में बुनियादी साक्षरता में कैसे सुधार कर पाएं। जब तक हम इन कामों को नहीं कर पाएंगे तब तक स्त्री और पुरुष के बीच जो 64.63% और 80.88% ये साफ तौर पर जो भेद दिखाई दे रहा है, इस भेद को भी पाटने की आवश्यकता है। तभी हम लैंगिक अंतराल को भी बेहतर परिणाम के रूप में देख पाएंगे। अंत में हम चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। लैंगिक अंतराल सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व आर्थिक मंच। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।